तो सबसे पहला प्रश्न मेरा करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कार्यक्रम की शुरुआत अपने अंदाज में करें। मैं आपको सिंधी मेरी मातृभाषा है, तो उसी में मैं चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। अज यार पुराना याद आया, दिलदार पुराना याद आया, याद आया है, याद आया ला, याद आया है, याद आया अज यार पुराना याद आया। सर बहुत खूब। सर आप एक शिक्षाविद हैं, फिर आपने कवि, लेखक, गायक और ये सब आपके अंदर कैसे इन सब ने जन्म लिया? मतलब आप इसके लिए समय कैसे निकाल पाए, या आपकी पृष्ठभूमि से आपको ये गुण मिला, कैसे? दरअसल क्या है कि शिक्षक तो मैं बाद में बना पेशे के तौर पर, लेकिन खुदादाद जो बात होती है, ईश्वरीय देन, वो मुझ में गाने की थी और बचपन से मुझे ईश्वर ने आवाज अच्छी दी थी और गाता रहा था। कविता भी मैंने बाद में लिखना शुरू किया और कुछ लोगों की ऐसी सोहबत मुझे मिली जिनसे मैंने कविता के बारे में जाना और लिखना शुरू किया, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं गायक था शुरुआत। सर आपकी कुछ किताबें भी हैं यहाँ पे, तो दर्शकों को इन किताबों के बारे में कुछ बताएं और इनके विषय के बारे में कुछ बताएं। मेरी 5-6 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। सर इस किताब के बारे में? ये सबसे लेटेस्ट किताब यही है। इस किताब का शीर्षक है मोर पंखी पल। इस किताब को राजस्थान सिंधी एकेडमी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया है। इससे पहले ये पुस्तक थी अक्सर पड़ादा, अर्थात प्रतिध्वनियां और प्रतिबिंब। इस किताब पर भी राजस्थान सिंधी एकेडमी का अवार्ड मिल चुका है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी पर एक मोनोग्राफ साहित्य अकादमी की तरफ से इंग्लिश से मैंने सिंधी में ट्रांसलेशन किया है। और ये दात जू डियाट्यू, ये मेरे सिंधी गीतों का संकलन है। ये भी 2-4 साल पहले प्रकाशित हुआ था। सर आपको सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार भी मिल चुका है आपकी किताब, तो उस किताब में से कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं गजल की चंद लाइनें हैं, सिंधी में हैं अलबत्ता, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। छोचिर का थो आईने खा, रोज पूछा थो आईने खा, छोचिर का थो आईने खा, जडह निहारिया आईने में लगी थिया थो आईने खां, छॾे ॾिनो मूं आईने खे, मां न छुटा थो आईने खां, छो छिरका थो आईने खां, रोज पूछा थो आईने खां। तो इसी तरह कुछ गीत हैं, गजल हैं संकलन में। सर इसका थीम बताएं थोड़ा। ये आईना इसमें एक अलामत के तौर पे, प्रतीक के तौर पे काम लिया गया है। आईना इंसान का अंतःकरण होता है, जिससे आदमी कहीं भी जाए वो बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता। सर आपकी कई कैसेट्स भी निकल चुकी हैं, तो इन कैसेट्स के बारे में कुछ बताएं। टी सीरीज में जब तक गुलशन कुमार जी थे, जिंदा थे, तो उनका एक ध्येय था कि रीजनल भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। तो सिंधी में 8-10 कैसेटें थी जिनमें गीत भी मेरे लिखे हुए हैं और कंपोज भी मेरे गीत किए हुए थे, तो वो कैसेट्स निकली थी। 2 कैसेट्स मेरी सिंध से भी रिलीज हुई हैं। जी सर आपकी कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे हैं, सर इनके बारे में बताएं कुछ। ये फोटोग्राफ है सिंध की सरहदों को लांघ के आज ये अंतर्राष्ट्रीय जगत पे अपने संगीत के माध्यम से छाई हुई हैं बेगम आबिदा परवीन। ये अजमेर में आई थी, तो उनके साथ ये फोटोग्राफ है। और ये फोटोग्राफ है म्यूजिक डायरेक्टर रवि, जो फिल्मी दुनिया के बहुत ही सम्मानित और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके साथ है ये। और ये फोटोग्राफ है
पिछली साल मुझे अखिल भारतीय स्तर पर भोपाल में सम्मानित किया गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय हैं दिग्विजय सिंह जी, उनसे ये इनाम लेते हुए फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ है, मैं हांगकांग गया था अपने ग्रुप के साथ, तो वहाँ अपने साथियों के साथ फोटोग्राफ है। इसी तरह कुछ अन्य भी फोटोग्राफ्स हैं। जी सर, और कुछ भी हमारे दर्शकों को सुनाएं सर। ये मैं आपको एक उर्दू में चीज सुनाता हूँ, गजल है जी। गजल उर्दू में मैं करीब 25-27 बरस से लिख रहा हूँ और आकाशवाणी जयपुर से स्वीकृत कवि हूँ और वहाँ से करीब 30 सालों से मेरे गीत बजते हैं। कई लोगों ने मेरे गीत गाए भी हैं, तो मैं अपनी गजल पेश कर रहा हूँ कि जिनसे पल भर भी बिछुड़ना न गवारा करते, जिनसे पल भर भी बिछुड़ना न गवारा करते, मुद्दतें बीत गई उनको किनारा करते, दिल पे कुछ जोर नहीं चलता दिल पे कुछ जोर नहीं चलता हमारा, वरना नाम लेते न कभी जिक्र तुम्हारा करते। मुझको क्या क्या न रकीबों ने कहा महफिल में, कौन कहता मुझे गर तुम न इशारा करते। गमे दुनिया से उलझते ही जवानी बीती, वक्त मिलता तो तेरी जुल्फ संवारा करते। मौत के बाद वही जन्म अगर मिलता तो तुमसे मिलने की तमन्ना ही दोबारा करते। और इस गजल का मक्ता है कि आशिकी खेल नहीं, रोग है दिल का राही, मरते मर जाएंगे इस मर्ज का चारा करते। जिनसे पल भर भी बिछुड़ना न गवारा करते, मुद्दतें बीत गई उनको किनारा करते। सर बहुत खूब, बहुत ही खूब। सर वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता हूँ और वहाँ सिंधी पढ़ाता हूँ। जी सर, और भविष्य को लेकर सर और किसी बुक पे आप काम कर रहे हैं या कुछ? इस समय मेरा ये इरादा है कि मैं अपनी पिछली 25 सालों में जो मैंने कविताएं लिखी हैं तो उनसे अच्छी कविताएं चुनकर और कुछ नई कविताएं सम्मिलित करके मैं एक अच्छा सा संकलन छपवाना चाहता हूँ और एक सीडी सिंधी भाषा के गीतों की एक सीडी बनवाने पर भी काम चल रहा है। तो आशा है कि वो काम मैं कर पाऊंगा। सर जैसे आपने कहा कि ये जो आपने कैसेट निकाली, जी, तो उसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? ये तो ईश्वरीय देन थी और बचपन से ही मुझ में ईश्वर ने गाने का थोड़ा दिया था, तो उस बात को फिर एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला कि लोगों के सोबत में आके और अच्छे कलाकारों की सोबत में आके गाना मैंने शुरू किया था। हमारे गुरुजी हैं श्री गोवर्धन भारती, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, अजमेर के रहने वाले हैं और साहित्य अकादमी का अवार्ड विनर हैं। कुछ मेरे अच्छे मित्र थे जिनमें साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं, तो उनके साथ फिर मेरे शौक को बढ़ावा मिला। तो आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? परिवार का सहयोग बहुत अच्छा रहा और सबने आगे बढ़ने में मेरी मदद ही की है। तो ये जो दर्शक गाना सुन रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं, इसकी थीम के बारे में कुछ बताएं। ये गीत एक विरह गीत है और एक अच्छे गाने वाले हमारे मित्र हैं रतन जी, उन्होंने ये गाना गाया है और ये गाना मेरा लिखा हुआ है और मेरा कंपोज किया है। दर्दन दिल आजारी ढोल्या, दर्दन दिल आजारी ढोल्या।
रखवाली। सर, जो दर्शकों ने गाना सुना ये आप ही ने लिखा। आपने और भी कई मंचों पर सम्मान प्राप्त किया है सर, उसके विषय में दर्शकों को कुछ बताएं। वैसे तो विद्यार्थी जीवन से कई इनामात वगैरह मुझे मिलते रहे हैं, लेकिन जो विशेष पुरस्कार मुझे मिले हैं या सम्मान मिले हैं वो इस प्रकार है कि एक अखिल भारत सिंधी बोली साहित्य सभा है, उनकी तरफ से पिछले साल मुझे भोपाल में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने सम्मानित किया था बेहतरीन कवि के तौर पर। नारायण श्याम नाम का अवार्ड मुझे दिया गया था। इसके अलावा आकाशवाणी द्वारा हर वर्ष सभी भाषाओं की एक एक सर्वश्रेष्ठ कविता चुनी जाती है, तो 2 वर्षों तक मुझे सिंधी के सर्वश्रेष्ठ कवि होने का सम्मान मिला और नई दिल्ली में उसकी रिकॉर्डिंग हुई और सभी भाषाओं में उस सिंधी कविता का अनुवाद भी हुआ। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई सम्मान या इनामात मुझे मिलते रहे हैं। सर, आपने तो अपनी 4-5 जो किताबें लिखी हैं वो सिंधी भाषा में ही लिखी हैं, लेकिन आप पिछले 30-40 सालों से उर्दू भाषा में भी काम कर रहे हैं, तो आपने उर्दू में कोई किताब क्यों नहीं प्रकाशित करवाई अपनी? नहीं, उर्दू और हिंदी में भी मैं लिखता रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर कविताएं वे रेडियो पर गाई गई हैं या टीवी पर गाई गई हैं, कोई पुस्तक के रूप में अभी तक उनकी इशायत हुई नहीं है। जी, तो सर कुछ करवाने वाले हैं ऐसा कुछ भविष्य में? नहीं, ऐसी कोई योजना तो नहीं है, अलबत्ता ऐसा कोई अवसर मिलता है तो मैं छपवा भी सकता हूँ। सर, आप टीवी और आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं लंबे समय से, तो सर उसके विषय में कुछ बताएं कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आप देते हैं? आकाशवाणी से गीतकार के बतौर और गायक के बतौर करीब 30 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और दूरदर्शन पर भी कई बार कवि के तौर पे और गायक के तौर पे मेरे कार्यक्रम प्रस्तुत हुए हैं। हिंदुस्तान के और बाहर के कई मुल्कों में मैंने अपने दल के साथ कार्यक्रम दिए हैं, संगीत के कार्यक्रम दिए हैं। सर, आने वाले जो नए शायर हैं या जो लिख रहे हैं नए कवि, तो उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक श्रीकांत सदफ है, अच्छा लिख रहे हैं। महेश नेनवानी जी हैं, वो भी अच्छा लिख रहे हैं। नए जो लोग हैं वो कम हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं इस क्षेत्र में और लिख जरूर रहे हैं। सर, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे तो? मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा से तो हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी मातृभाषा के बारे में जरूर सोचें और जरूर बोलें। जी, धन्यवाद सर। आपसे हमारे आज की शख्सियत श्री राही जी, आपसे मिलकर बातचीत कर हमारे दर्शकों को बहुत मजा आया होगा। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। देखते रहिए अरुणोदय की अगली कड़ी में भविष्य दर्शन कार्यक्रम।